मैं लोकेश चौधरी, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आप सबको ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट यूनिट 3D संक्रमण श्रेणी अपनी चल रही थी। उसमें हमने 2-3 टॉपिक पढ़ लिए थे। एक अपने पास में था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा अपने पास में ऑक्सीकरण अवस्था। ये दोनों टॉपिक अपने पढ़ लिए थी। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में है 3D संक्रमण श्रेणियों का जो आकार है उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। 3D संक्रमण श्रेणी, इसमें तीसरा टॉपिक अपना है परमाणवीय आकार। परमाणवीय आकार या हम कहते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में परमाणवीय आकार क्या होता है। ये हमारे पास में एक नाभिक है, ठीक है, नाभिक, और ये हमारे पास में बाह्यतम कोश है, ठीक है। नाभिक की बाह्यतम कोश से सीधी दूरी परमाणवीय त्रिज्या कहलाती है। परमाणवीय त्रिज्या कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में नाभिक है, ये बाह्यतम कोश है, यानी कि किसी परमाणु के नाभिक की बाह्यतम कोश से जो सीधी दूरी है उसे हम कहते हैं परमाणवीय त्रिज्या, ठीक है। जो बाह्यतम कोश है उसे हम कहते हैं संयोजी कोश। बाह्यतम कोश हम कहते हैं संयोजी कोश कहते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास में 3D संक्रमण श्रेणी है, इसके बाह्यतम कोश में 2 कक्षक उपस्थित होते हैं, एक N-1D और दूसरा NS, ठीक है। और बॉन्डिंग में ही इन दोनों के इलेक्ट्रॉन भाग लेने के कारण ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। अब बात करते हैं हम कि 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या परिवर्तन होता है और किस प्रकार होता है। यानी कि ये हमारे पास में 3D संक्रमण श्रेणी है, 3D संक्रमण श्रेणी है ये। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक। ये हमारे पास में 3D संक्रमण श्रेणी है, ठीक है। ये हमारे पास में आवर्त है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणवीय आकार में कमी आती है, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्रमशः कमी होती है, जिसका कारण ये है कि बाएं से दाएं जाने पर हमारे पास में n का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान होता है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश उत्पन्न होने के कारण, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक लगने के कारण परमाणवीय आकार में क्या होती है, कमी होती है। इनका हम परमाणवीय आकार देखें। परमाणवीय आकार किसमें है, पिकोमीटर में है। 1.62, 1.47, 1.34, 1.27, 1.26, 1.26, 1.25, 1.24, 1.28, 1.32,
ठीक है। यानी बाएं से दाएं जाने पर स्कैंडियम से लेके हम जिंक की ओर जाते हैं। यहाँ पे परमाणु आकार है 1.62 पिकोमीटर, इसका परमाणु आकार है। और यहाँ हमारे पास में कितना है 1.32। अगर हम सामान्य देखें तो हमारे पास में यहाँ से यहाँ आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन इसमें हम तीन चीजें देख रहे हैं। श्रेणी के प्रथम में आकार में कमी हो रही है, श्रेणी के मध्य में आकार में लगभग समानता नजर आ रही है, और श्रेणी के अंत में आकार में वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य दो कारण है। यानी कि 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में हम तीन प्रकार के परिवर्तन देख सकते हैं। श्रेणी के प्रथम में यानी कि हम स्कैंडियम से लेके और मैग्नीज तक बात करें तो आकार में क्या हो रही है, वहाँ पे कमी, आकार में वहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर हमारे पास में Fe से निकिल तक आकार क्या है, लगभग समान है। और श्रेणी के अंत में Cu से लेके और Zn तक आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे हम कहते हैं जेड इफेक्ट, और दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव यानी कि एस इफेक्ट। यानी कि 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में जो परिवर्तन है उसको हम दो कारकों के मध्य से पढ़ सकते हैं। पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। सबसे पहले है प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। हम समझे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश की हम बात करें, यानी किसी परमाणु, हमारे पास में कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक है, ठीक है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश। और हमारे पास में बाह्यतम कोश है जिसको हम संयोजी कोश कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारे पास में प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको हम जेड इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड इफेक्ट। क्या होता है जेड इफेक्ट, किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यानी कि जेड इफेक्ट कहते हैं किसी परमाणु का नाभिक है जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश का, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास में है परिरक्षण या आवरणी प्रभाव। इसका दूसरा नाम भी है आवरणी प्रभाव, जिसको हम एस इफेक्ट कहते हैं, यानी शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास में ये नाभिक है, ठीक है, और बीच में हमारे पास में है क्रोडीय इलेक्ट्रॉन। क्रोडीय इलेक्ट्रॉन यानी जो हमारे पास में कंप्लीट रूप से भरे होते हैं, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन जो भरे होते हैं यहाँ हमारे पास में आंतरिक कोश में, वो होता है क्रोडीय इलेक्ट्रॉन। क्रोडीय इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल को, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पे समान आवेश है, ऋणावेश ऋणावेश है, दोनों के ऊपर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन इनसे क्या होंगे, जो हमारे पास में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन हैं इनसे प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है। उसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण का मतलब ये है कि हमारे पास में जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को जो क्रोडीय इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के संपर्क में आने से इनको क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं या बचाते हैं, उसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव।
परिरक्षण प्रभाव को हम एस इफेक्ट के द्वारा जानते हैं, या हम कह सकते हैं एस इफेक्ट यानी शील्डिंग इफेक्ट। अब इन दोनों प्रभाव का इस परमाणुवीय आकार पे क्या भूमिका है वो हम देखें। देखो, सबसे पहले श्रेणी के प्रारंभ में, पहला है श्रेणी के प्रारंभ में, श्रेणी के प्रारंभ में हमारे पास में श्रेणी है स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक। हमें देखना है स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक। ये हमारे पास में परमाणुवीय आकार लगभग कितना है 1.62 है, और ये हमारे पास में 1.26 है। यानी श्रेणी के प्रारंभ में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी नजर आती है। यानी आकार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम एरो को ऊपर लगाते हैं ऐसे, उसको हम कहते हैं इंक्रीज, और एरो नीचे की साइड में हो उसे हम कहते हैं डिक्रीज यानी कमी। इसका क्या कारण है वो देखो, स्कैंडियम से लेके और मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक हम बात करें तो हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में नाभिक है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हमारे पास में इसका विन्यास होता है 3d1 4s2, यानी कि बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। आंतरिक कोश में हमारे पास में यहाँ पे इसकी बात न करें हम स्कैंडियम में, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारे पास में नाभिक है। नाभिक में 2 चीजें हमारे पास में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। ठीक है, अब बाह्यतम हमारे पास में देखो, यहाँ पे जो रिपल्सन है, यानी कि हमारे पास में रिपल्सन है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी कि परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, कम। लेकिन हमारे पास में इसकी बात तो करें, हमारे पास में जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जेड इफेक्ट है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब इस स्थिति में हमारे पास में स्कैंडियम से लेके और मैग्नीज तक हम बात करें, स्कैंडियम से मैग्नीज तक बात करें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ग्रेटर देन परिरक्षण प्रभाव, यानी कि स्कैंडियम से लेके और मैग्नीज तक हमारे पास में जेड इफेक्ट है, वो जेड इफेक्ट एस इफेक्ट से क्या है, ज्यादा है। और जब जेड इफेक्ट का मान एस इफेक्ट से ज्यादा होता है तो वहां पे जो परमाणुवीय आकार है, एटॉमिक साइज है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, हमने समझ लिया कि हमारे पास में प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। यानी कि हमारे पास में आकार में जो कमी है, वृद्धि है, उसको हम 2 कारकों से समझ सकते हैं। पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट की हम परिभाषा देखें तो किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा, हमारे पास में कोई परमाणु भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है, किसी परमाणु या आयन के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसको जानते हैं जेड इफेक्ट के द्वारा। फिर हमारे पास में है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का मतलब ये है कि हमारे पास में आंतरिक कोश जो भरा हुआ कोश है और बाह्यतम कोश यानी संयोजी कोश है, उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, जिसके कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्रोड या इलेक्ट्रॉन नाभिक के संपर्क में आने से रोकते हैं या नाभिक से दूर
बनाए रखते हैं उसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरणी प्रभाव या एस इफेक्ट। ठीक है, आगे है कि हमारे पास में जेड इफेक्ट का मान ज़्यादा होगा। जेड इफेक्ट का मान ज़्यादा होगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आकर्षित होंगे तो इनके आकार में क्या होएगी, कमी नजर आएगी। यानी कि अगर हमारे पास में प्रभावी नाभिक या आवेश का मान कम है, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम है और परिरक्षण प्रभाव का मान ज़्यादा होता तो यहाँ आकार में क्या होती, वृद्धि होती। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास में श्रेणी में यहाँ से लेके हमारे पास में क्रोमियम तक या मैग्नीज तक पढ़ लें तो इसमें क्या है हमारे पास में जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से जो एस इफेक्ट है उसका मान यहाँ पे क्या है, कम है। ठीक है, एस इफेक्ट का मान कम होने के कारण और जेड इफेक्ट का मान ज़्यादा होने के कारण श्रेणी के आरंभ में आकार में क्या होती है, कमी होती है। फिर हम बात करते हैं Fe से लेके और निकिल तक जिसका विन्यास होता है 3d6 4s2 3d8 4s2। अब श्रेणी के मध्य में क्या होता है, श्रेणी के मध्य में क्या होगा, श्रेणी की जो मध्य स्थिति है वहां हम देखें कि हमारे पास में Fe से लेके और निकिल तक आकार में लगभग समानता नजर आती है, आकार में लगभग समानता नजर आती है, जिसका कारण ये है कि श्रेणी के मध्य के अंदर जेड इफेक्ट और एस इफेक्ट क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं और लगभग समान होने के कारण वहां पर आकार में, वहां जो आकार है वो भी क्या होता है, लगभग समान होता है। यानी कि वहां आकार में समानता देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारे पास में श्रेणी के अंत में, श्रेणी के अंत की बात करें, श्रेणी के अंत में हम देखें हमारे पास में आकार में वापस क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और आकार में वृद्धि होने का कारण ये है कि हमारे पास में जो आंतरिक कोश में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं उनमें रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो एस इफेक्ट है, जहाँ पे एस इफेक्ट है, एस इफेक्ट ग्रेटर देन जेड इफेक्ट, और जब भी हमारे पास में एस इफेक्ट का मान ज़्यादा होगा किससे, जेड इफेक्ट से, तो वहाँ आकार में जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज में वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, आकार में वृद्धि होगी। कहने का मतलब ये है यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है और परिरक्षण प्रभाव है, इन दोनों कारकों के कारण हम किसी भी परमाणु के जो आकार में कमी और वृद्धि को हम देख सकते हैं। अगर हम बात करते एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, अगर हम 3D से 4D श्रेणी में जाएं तो वहां हमारे पास में भी आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होने का कारण ये है कि हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वहां पे n का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, और मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने के कारण वहां पे जो जेड इफेक्ट है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, उसका मान एस इफेक्ट तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो वहां हम आकार में वृद्धि देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास परमाणु आकार हो गया है। और परमाणु आकार का मतलब ये है, हमने देख लिया आकार स्कैंडियम और जिंक, ये हमारे पास में डी ब्लॉक्स जो 3D संक्रमण श्रेणी है। और वैसे भी सामान्य हम देखते हैं कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, उसका तो कारण ये हमारे पास सामान्य हम बात करें तो सामान्य कारण यही है कि हमारे पास में बाएं से दाएं जाने पर n का मान क्या होता है, स्थिर होता है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो वहां पे प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है। अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो वहां पे क्या होगा, आकार तो समान है
यानी बाएं से आपके पास में n का मान समान है। अब n का मान समान होगा लेकिन वहाँ प्रोटोनों की संख्या बढ़ रही है, प्रोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोटोन है वो क्या लगाएंगे, जेड इफेक्ट लगाएंगे, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश उत्पन्न करेंगे। और प्रभावी नाभिकीय आवेश लगने से क्या होगा, वहाँ पे आकार में कमी नजर आएगी। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल से और भी देखें प्रभावी नाभिकीय आवेश को, ये हमारे पास में नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये हमारे पास में है n-1d और ये हमारे पास में ns। अब देखो हमारे पास में क्या होगा, ये नाभिक है। अब 3 हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विन्यास हो 3d1 4s2। इस कक्षा में हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे प्रभावी नाभिक, हमारे पास में जो प्रोटॉन है इसमें प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे 21 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 21 है। ठीक है, अब यहाँ पे 21 प्रोटॉन है, तो ये हमारे पास में जो 21 प्रोटॉन है ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। साथ ही यहाँ पे दूसरा बल लगेगा, यानी कि यहाँ पे 2 प्रकार के बल लग रहे हैं। एक बल हमारे पास में है आकर्षण बल और दूसरा है हमारे पास में प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल और दूसरा है प्रतिकर्षण बल, यानी कि जो प्रतिकर्षण बल है ये लगता है एस इफेक्ट के कारण और ये लगता है जेड इफेक्ट के कारण। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण लगाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर इतना प्रतिकर्षण बल नहीं लगा पाएगा, यानी कि यहाँ पे जो एस इफेक्ट है वो लेस देन जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट ग्रेटर देन एस इफेक्ट। अब देखो ये प्रभाव कम है, ये वाला प्रभाव कम है, तो नाभिक हमारे पास में नाभिक है, इस बाह्यतम कोश के ऊपर खींचेगा तो इसका आकार में क्या होगी, हमारे पास में इसे आकार में कमी होगी। ठीक है, अब श्रेणी के मध्य में जाएंगे, श्रेणी के मध्य में जाने पर हमारे पास में क्या होगा, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनमें रिपल्सन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसी के अनुरूप यहाँ पे क्या होगा, जेड इफेक्ट भी बढ़ता है, यानी कि श्रेणी के मध्य में ये दोनों प्रभाव क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं, तो हम आकार में भी लगभग समानता देख सकते हैं। फिर बात आती है लास्ट में हमारे पास में श्रेणी के अंत में यहाँ पे हमारे पास में 3d10 विन्यास आता है, यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉनों का जो रिपल्सन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्रतिकर्षण ज़्यादा होने के कारण श्रेणी के अंत में हम आकार में वृद्धि देखते हैं और वापस हमारे पास आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन सामान्य हम पूरा देखें, इन 10 तत्वों का अवलोकन करें बाएं से दाएं जाने पर, तो वहाँ पे आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ 1.62 था और यहाँ पे 1.32 था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में, यानी कि 3D संक्रमण श्रेणी है, उसमें नेक्स्ट गुण हम देखते हैं उत्प्रेरकीय गुणधर्म। उत्प्रेरकीय गुणधर्म, उत्प्रेरकीय गुणधर्म। अब बात आती है हमारे पास में चौथा गुण है उत्प्रेरकीय गुणधर्म। सबसे पहले हमारे पास में उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, लेकिन उसके स्वयं के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कैटेलिस्ट। क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये एक रासायनिक पदार्थ है जो अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, ये केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर सकता है, यानी उसका वेग को ये अधिक भी कर सकता है और कम भी कर सकता है।
ठीक है। अब डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, इनमें उत्प्रेरकीय गुणधर्म पाया जाता है, इसका क्या कारण है? देखो सबसे पहले हमारे पास में जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का जो आकार है वो क्या होता है? छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा होता है। दूसरा ये है कि हमारे पास में इनके ऊपर जो आवेश है, आवेश का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। आवेश का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तीसरा क्या करते हैं, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, हमारे पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है या हमारे पास में कोई गैसीय अभिक्रिया है, उसके अंदर क्या करते हैं, ये अभिकारक को अभिक्रिया करने के लिए सतह प्रदान करते हैं। ठीक है। ये गुण होने के कारण ये उत्प्रेरकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे पास में है अमोनिया निर्माण की, पहला हम देखें एग्जांपल, अमोनिया निर्माण की, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। N2 H2 और यहाँ पे Fe MO 2NH3। देखो इस अभिक्रिया में हमारे पास में जो 3D संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट्स Fe है, यह Fe क्या कर रहा है, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरकीय गुणधर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। अभिक्रिया को करने के लिए हमारे पास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो 3D संक्रमण श्रेणी है या डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, वो उत्प्रेरकीय गुणधर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें, हमारे पास में है हाइड्रोजीनीकरण। हाइड्रोजीनीकरण अभिक्रिया हम देखें कि हमारे पास में कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में H2 गैस प्रवाहित करने के लिए हम प्रवाहित करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल लें हम वनस्पति तेल और यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वनस्पति घी, देखो हाइड्रोजीनीकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोजीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमारे पास में वनस्पति तेल है, यानी कि वनस्पति तेल से हमें वनस्पति घी बनाना है। वनस्पति तेल के अंदर हमारे पास में जो हाइड्रोकार्बन है उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि हमारे पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। या हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे, अगर निकिल की प्रेजेंस में करेंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, त्रिविवेक्षी हो जाएगी। निकिल ले लेंगे तो हमारे पास सबसे टाइम है वो अधिक लगेगा और हमारे पास में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। यानी कि हम ये पढ़ रहे हैं उत्प्रेरकीय गुणधर्म, यानी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं वो उत्प्रेरकीय गुणधर्म रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि इनका परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा क्या है, हमारे पास में परमाणु आकार छोटा होने के कारण ये हमारे पास में किसी अभिक्रिया में आसानी से अभिक्रिया को, उसके जो वेग है उसमें आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास में अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक की सतह को, ये अभिकारक को सतह प्रदान करते हैं, जिससे अभिक्रिया क्या होती है, सुगमता से हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें अभिक्रिया की, इसमें तीसरी अभिक्रिया देखें, हमारे पास में SO2 प्लस O2 और यहाँ पे वेनेडियम V2O5 लें और 2SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ये हमारे पास में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यानी V2O5 के प्रेजेंस में अभिक्रिया आसानी से यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास में एथीन है,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके हम एन अणु ले लें। जिगलर नट्टा उत्प्रेरक की बात करें हम तो हमारे पास में क्या होता है, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड और C2H5 एल्यूमिनियम, जिसको हम कहते हैं जिगलर नट्टा उत्प्रेरक, जो इस एथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करता है, एथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया की हम बात करें, जैसे हमारे पास में एल्डिहाइड है RCHO है, और ये अभिक्रिया हमारे पास में FeSO4 प्लस H2O2, जिसको हम कहते हैं फेंटोन अभिकर्मक, फेंटोन अभिकर्मक कहते हैं। और हमारे पास में एसिड का निर्माण होता है, यानी कि हमने देखा कि डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के अंदर उत्प्रेरकीय गुणधर्म पाए जाते हैं। उत्प्रेरकीय गुणधर्म के कारण, उत्प्रेरकीय गुणधर्म के कारण जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं वो बहुत सी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक के रूप में क्या करते हैं, अभिक्रियाओं के जो वेग है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में पहला था अमोनिया निर्माण की हैबर विधि है। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में हमारे पास में जो Fe है, Fe इस अभिक्रिया के वेग में बहुत अच्छा परिवर्तन कर सकता है। दूसरा हमारे पास में हाइड्रोजनीकरण है, जिसमें हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बना सकते हैं, यानी हम डालडा घी बना सकते हैं। इसमें हमारे पास में निकल क्या है, एक अच्छा उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम देखिए हमारे पास में ऑक्सीडेशन है। एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो फेंटोन अभिकर्मक काम में लेते हैं। यह हमारे पास में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की संपर्क विधि है, SO2O2 का निर्माण हमारे पास में SO2O2 के योग से हमारे पास में सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर हमारे पास में जिगलर नट्टा जो उत्प्रेरक है उसके प्रेजेंस में हमारे पास में एथीन से पॉलीथीन का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट गुणधर्म देखें। नेक्स्ट गुणधर्म है आयनन विभव। नेक्स्ट गुणधर्म है आयनन विभव। आयनन विभव या हम कह सकते हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। सबसे पहले बात आती है आयनन विभव किसे कहते हैं, आयनन विभव से क्या तात्पर्य है। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। सबसे पहले हमारे पास में आयनन विभव की परिभाषा की बात करें हम। आयनन विभव का मतलब यह है, एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव है, आयनन विभव कहते हैं या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। आयनन विभव। जैसे हमारे पास में कोई धातु है, ये मेटल है, ठीक है, ये गैसीय अवस्था में है, फर्स्ट IP प्रथम आयनन विभव, यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और क्या बन जाएगा M+, ठीक है। फिर हमारे पास में सेकंड IP द्वितीय आयनन विभव और फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा M+2 और फिर हमारे पास में थर्ड आयनन विभव और M+3। यानी कि हम बात करते हैं आयनन विभव का,
यानी कि एक मोल विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश यानी संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव है। और हमारे पास में जो आयनन विभव है एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। क्या है? एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ठीक है, कि हमारे को एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो हमारे पास में देखो कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। अब डी ब्लॉक हमारे पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में कक्षक हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो ये कक्षक है, इनमें से हमारे पास में एक होता है अर्धपूरित, एक होता है अर्धपूरित, एक होता है पूर्णपूरित और एक होता है अपूर्ण। अपूर्ण विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि हमारे को पूर्ण पूरित विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण पूरी कक्षक के अंदर जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो क्या होता है? अधिकतम होता है। जबकि अर्धपूरित विन्यास के अंदर स्थायित्व है वो पूर्ण पूरित कक्षक की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के अंदर तुम्हारे पास में आयनन विभव है या आयनन एंथैल्पी है, इसकी क्या भूमिका है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज की बात करते हैं। इन तीनों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये हमारे पास में 23, 24 और 25 नंबर पे है ये। (3d3 4s2), 3d5 4s1, 3d5 4s2। अब देखो हमारे पास में सबसे पहले ये है कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम देखते हैं कि क्रोमियम 24, क्रोमियम का प्रथम आयनन विभव वैनेडियम व मैग्नीज की तुलना में कम होता है, लेकिन द्वितीय आयनन विभव वैनेडियम व मैग्नीज की तुलना में अधिक होता है या अधिकतम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रोमियम का प्रथम आयनन विभव क्या होता है? कम होता है, और द्वितीय आयनन विभव क्या होता है? अधिक होता है। किससे? वैनेडियम और मैग्नीज से। देखो हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास में क्रोमियम ये है, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s कक्षक से। ठीक है, यहाँ भी 4s से निकलेगा, यहाँ भी 4s से निकलेगा। यहाँ पे 4s कैसा है? पूर्ण पूरी। ये भी कैसा है? पूर्ण पूरी। ये क्या हमारे पास में क्या है? अर्धपूर्ण कह दो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से इन दोनों की तुलना में आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हम देखें कि हमारे पास में वैनेडियम प्लस, क्रोमियम प्लस और मैग्नीज प्लस ये स्थिति हो, तुम्हारे पास में विन्यास क्या होगा? वैनेडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें हमारे पास में 3 है, इसमें हमारे पास में 5 है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा।
अब यहाँ हमारे पास में 3D कक्षक है, वो कैसा है, यहाँ पे अर्धपूरित है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना अब क्या होगा, थोड़ा यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए क्रोमियम का प्रथम आयनन विभव वैनेडियम व मैग्नीज की तुलना में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये पूर्ण पूरित है, तो यहाँ हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इस प्रति सेकंड में अब क्या हो गया है, यहाँ हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एस में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3D कक्षक से। अब 3D कक्षक 4s कक्षक की तुलना में क्या है, यहाँ पे अधिक स्टेबल है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः हम कह सकते हैं कि क्रोमियम का प्रथम आयनन विभव वैनेडियम व मैग्नीज की तुलना में कम होता है, लेकिन द्वितीय आयनन वैनेडियम और मैग्नीज की तुलना में अधिकतम होता है। यानी डिपेंड कर रहा है ये पूर्णपूरित, अर्धपूरित और अपूर्ण कक्षक पर। अपूर्ण कक्षक है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, वहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। और देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात ये क्या हो गया, अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ऐसे ही बात करें कि हमारे पास में 3 विन्यास और है। निकिल, कॉपर और जिंक, ये 28 पे है, ये 29 पे है और ये 30 पे है। इसका विन्यास होता है 3D8 4s2, इसका विन्यास होता है 3D10 4s1, इसका विन्यास होता है 3D10 4s2। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे इसी प्रकार। दो इलेक्ट्रॉन इसमें है, अब देखो मेरे पास में आगे क्वेश्चन वही है, कॉपर 29 का प्रथम आयनन विभव Ip का मान निकिल व जिंक 30 से कम होता है, लेकिन Cu का द्वितीय आयनन विभव निकिल व जिंक की तुलना में अधिकतम होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये निकिल, ये कॉपर और ये जिंक, 3D8 4s2। अब यहाँ प्रथम आयनन विभव इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इसमें यहाँ से निकलेगा, इसमें यहाँ से निकलेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या है, Cu का प्रथम आयनन विभव निकिल व जिंक से क्या होता है, कम होता है। कम होना सीधा कारण, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास में एस कक्षक पूर्णपूरित है, ये भी पूर्णपूरित है, और ये कैसा है हमारे पास में, अर्धपूरित है। यह आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और Cu 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात हमारे पास में जो बी कक्षक है वो कैसा होता है, पूर्णपूरित। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो कहां से निकलेगा, कॉपर के अंदर कहां से निकलेगा, डी कक्षक में से निकलेगा, जो कैसा है, पूर्णपूरित। और इनमें कहां से निकलेगा, एस कक्षक से। तो इन दोनों की तुलना में जो कॉपर की स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यह हो गया आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी हो गई है। ठीक है, आज हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक हमारे पास में क्या था,
परमाणवीय आकार था। दूसरा टॉपिक हमारे पास में था उत्प्रेरकीय गुणधर्म, और तीसरा हमारे पास में है आयनन विभव। आज के लिए इतने पर्याप्त हैं। धन्यवाद।